नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि सेगमेंट ट्रीज के ऊपर हम क्वेरीज को कैसे रन करते हैं। सेगमेंट ट्री के ऊपर क्वेरी को रन करने का मतलब है कि अगर मुझे एक आई और जे की वैल्यू दी हुई है तो कैसे मैं आई से लेकर जे तक के पूरे सब एरे का सम निकाल दूं। एजम्पशन लेते हैं कि आई की वैल्यू 2 दी हुई है, जे की वैल्यू मुझे 5 दी हुई है, तो ये हो गया मेरा i इज इक्वल टू 2, ये हो गया मेरा j इज इक्वल टू 5। तो इन चारों एलिमेंट्स के जो सब एरे बन रहा है इसका मैं सम कैसे निकालूं, इसको मुझे फिगर आउट करना है। और इस सम को मुझे डायरेक्टली नहीं निकालना है, ना तो मुझे ब्रूट फोर्स यूज करना है, ना मुझे प्रीफिक्स सम यूज करना है। मुझे क्या यूज करना है, इस सेगमेंट ट्री को यूज करना है। तो इस सेगमेंट ट्री को यूज करके कैसे मैं इस सब एरे सम को फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब अगर मैं i और j की बात करूं तो i से लेकर j तक एक पूरी की पूरी रेंज बनती है। मान लेते हैं ये i है और ये मेरा j है, तो ये पूरी की पूरी रेंज बनती है जिसका मुझे सम कैलकुलेट करना है। मेरे सेगमेंट ट्री की हर एक नोड के अंदर क्या स्टोर्ड है, मेरे सेगमेंट ट्री की हर एक नोड के अंदर भी एक रेंज का सम स्टोर्ड है। मान लेते हैं सेगमेंट ट्री की जो रेंज है वो जाती है सेगमेंट ट्री i से लेकर सेगमेंट ट्री j तक, और मेरी जो सब एरे की नोड है ये जाती है, इसको कह देते हैं qi से लेकर qj तक। तो मेरे हर एक सेगमेंट ट्री की नोड में सेगमेंट i से लेकर सेगमेंट j तक के बीच का सब एरे का सम है, और मुझे क्वेरी के अंदर दिया हुआ है qi से लेकर qj तक का सम निकालने का टास्क। तो मुझे फिगर आउट करना है कि इन अलग अलग नोड से मैं कैसे अपनी qi से लेकर qj तक की रेंज का सम निकाल सकती हूँ। अब अगर मैं किसी भी रैंडम si sj और qi qj को कंसिडर करूं तो 3 केसेस हो सकते हैं। 3 केसेस कैसे हो सकते हैं, 3 केसेस ये हो सकते हैं कि अगर मेरे si की वैल्यू यहां से शुरू होती है, यहां पर खत्म होती है, तो मेरा qi एंड qj या तो इसके बाद आता है पूरा का पूरा, या फिर इससे पहले आ जाता है पूरा का पूरा। क्या मैं कह सकती हूं अगर मेरा qi qj इससे पूरा का पूरा पहले आ जाता है और si sj बाद में आता है, तो मतलब ये जो रेंज मुझे दी हुई है इसका सम इसके अंदर कभी भी नहीं होगा। इसका एक बार छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मेरे i की वैल्यू qi की वैल्यू 2 के इक्वल है और मेरे qj की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो ये मेरा qi एंड qj हो गया है। ये वैल्यू 2 के इक्वल है, ये वैल्यू 4 के इक्वल है। और अगर मैं इसको किसी नोड से कंपेयर कर रही हूं, मान लेते हैं इस नोड से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें si की वैल्यू 6 है और sj की वैल्यू 7 है, ये 6 से लेकर 7 तक का सम मुझे देता है, तो ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 7 है। अब ये वाली जो रेंज है 2 से लेकर 4 तक की, ये इस रेंज के कंप्लीटली बाहर जाती है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये वाली रेंज इस रेंज के कंप्लीटली बाहर जाती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये 15 वाला जो सम है ये इस वाली रेंज में इंक्लूडेड ही नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सेगमेंट i से लेकर सेगमेंट j के अंदर किसका सम स्टोर्ड है, 6 एंड 7 का, यानी इन दोनों वैल्यूज का। और मुझे किसका निकालना है, मुझे 2 से लेकर 4 तक का निकालना है। 2 से लेकर 4 तक यानी इन वैल्यूज का मुझे सम निकालना है। मेरे पास ऑलरेडी नोड के अंदर इनका सम है यहाँ पर इस सम की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो इन वैल्यूज का सम निकालना है जो इस इंटरवल, इसको मैं एक इंटरवल ही कह सकती हूँ, इंटरवल कह सकते हैं इसको, इस इंटरवल के साथ ये qi एंड qj ओवरलैप करता ही नहीं है। एक तो ये केस आ सकता है। दूसरा केस नॉन ओवरलैपिंग का ये आ सकता है कि ये मेरा si एंड sj बन जाए, ये वैल्यू हो गई 6 के इक्वल, ये वैल्यू हो गई 7 के इक्वल। या इनफैक्ट इसको अब दूसरा कर लेते हैं, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा si एंड ये मेरा sj बन गया, ये वैल्यू हो गई 2 के इक्वल, ये वैल्यू हो गई 3 के इक्वल। और मुझे तो qi एंड qj निकालने के लिए बोला है, जिसमें qi की वैल्यू है 6 के इक्वल एंड qj की वैल्यू है 7 के इक्वल। अब अगर मैं si sj 2 से लेकर 3 वाला देख रही हूँ, मतलब इस वाले नोड को मैं देख रही हूँ, पर इसके तो कंप्लीटली बाहर लाई करता है qi एंड qj, तो क्या मैं कह सकती हूँ इस केस में इस नोड का कोई यूज नहीं होगा, इसका सम बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर लाई नहीं करता। तो पहला केस तो वो हो जाएगा, इसको मैं केस 1 कह देती हूं। केस 1 हो जाएगा नॉन ओवरलैपिंग का। नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब है कि इस केस में या तो जो qi होगा, ये इसको qj कह देते हैं, जो qj होगा उसकी वैल्यू छोटी या इक्वल हो जाएगी si से, या फिर और जो qi होगा उसकी वैल्यू बड़ी या इक्वल टू हो जाएगी sj से। इन दोनों ही केसेस में नॉन ओवरलैपिंग आता है। ये वाला केस कौन सा है, यानी qi की जो शुरुआत है, क्वेरी की जो शुरुआत है, वो सेगमेंट ट्री वाली नोड के खत्म होने के बाद शुरू हो रहा है। तो सेगमेंट ट्री वाली नोड खत्म हो रही है sj पे, और qi जो शुरुआत है क्वेरी की वो उससे भी बड़ी है। या दूसरा केस वो हो जाएगा जिसमें ये वैल्यू यहां पर तो मेरा si sj आ जाए
और यहाँ पर मेरा QI एंड QJ आ जाए। ये वो वाला केस होगा जिसमें QJ की वैल्यू यानी क्वेरी के खत्म होने की वैल्यू सेगमेंट ट्री के नोड की शुरुआत से भी पहले आ रही है या उससे लेस है। मतलब ये यहाँ पर शुरू हो रहा है पर उससे पहले ही मेरी क्वेरी वाली रेंज खत्म हो गई है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग वाला केस होगा, जिस केस में मुझे अपने सम को इंक्लूड नहीं करना। मतलब जिस भी नोड को मैं बात कर रही हूँ, जिस भी नोड की बात कर रही हूँ, उससे अगर QI और QJ नॉन ओवरलैपिंग हो जाता है तो मतलब इस नोड का सम विल नॉट इंक्लूड। तो इसमें आ जाएगा मेरे पास नॉट इंक्लूड वाला केस। अब बात करते हैं अपने केस 2 की। मेरा केस 2 है कंप्लीट ओवरलैप वाला केस, जिसमें कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं वैल्यूज। मान लेते हैं मेरे जो सेगमेंट ट्री की नोड है वो SI से लेकर SJ तक का सम स्टोर कर रही है। इस नोड को मैं कंसिडर कर लेती हूँ, ये 6 से लेकर 7 तक का सम स्टोर कर रही है। तो इस नोड के अंदर 15 वैल्यू स्टोर्ड है, 6 से लेकर 7, मतलब इन दोनों वैल्यूज का सम मैंने स्टोर कर दिया है इस नोड के अंदर। और ये कौन सी रेंज है? SI इज इक्वल टू 6 से लेकर SJ इज इक्वल टू 7 की रेंज। और मुझे क्वेरी के अंदर दिया हुआ है, क्वेरी के अंदर मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपको QI से लेकर QJ तक जाना है, जिसमें QI की वैल्यू है 3 के बराबर और QJ की वैल्यू है 7 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। एक कंप्लीट ओवरलैप की सिचुएशन है। कंप्लीट ओवरलैप मतलब जिस भी नोड की हम बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी नोड मेरी क्वेरी वाली रेंज के अंदर आ जाती है। 3 से लेकर 7 तक जाना है, मतलब यहाँ से लेकर इस तक का सम कैलकुलेट करना है। और ये वाला मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है इस नोड के अंदर, मतलब 7 और 8 का ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अभी के लिए 7 और 8 का दिया हुआ है तो इसको तो आप इंक्लूड कर लो और इन सबको आप बाद में कैलकुलेट कर लेना कि जितना मिल गया है उसको तो इंक्लूड कर लो और बाकी का बाद में कैलकुलेट कर लेना। तो जितना अभी तक मिल गया है उसको इंक्लूड करने का मतलब है कि सम को मैंने कैलकुलेट कर लिया, अपने फाइनल आंसर में इंक्लूड कर लिया है। तो मेरी कंप्लीट ओवरलैप वाली सिचुएशन में क्या कंडीशन आती है मेरे पास ये कंडीशन आती है अगर SI की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो QI की वैल्यू से एंड मेरे SJ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो QJ की वैल्यू से। तो इसका मतलब कंप्लीट ओवरलैप है और उसमें आप इंक्लूड कर लो अपनी नोड की वैल्यू को। मेरी नोड की वैल्यू क्या हो जाती है? अगर मैं अपने सेगमेंट ट्री की नोड को I के बराबर मानूं, सिर्फ I के बराबर, तो क्या मैं कह सकती हूँ इसमें मैं इंक्लूड कर लूंगी ट्री ऑफ I को। ये वाली नोड ट्री ऑफ I पर होगी। मेरी सेगमेंट ट्री का पूरा जो मैंने एरे बनाया है उसमें कोई नोड I होगी जिसके ऊपर 15 स्टोर्ड होगा और उस I के अंदर किसकी रेंज होगी? SI से लेकर SJ की रेंज, यानी 6 से लेकर 7 की रेंज। तो मैं देख लूंगी अगर ये सेगमेंट ट्री कंप्लीट ओवरलैप कर रहा है मेरी क्वेरी वाली रेंज के ऊपर से, तो उसमें मैं इंक्लूड कर लूंगी अपने ट्री ऑफ I को। अब इसके अलावा एक तीसरा केस भी आता है। तीसरा केस होता है पार्शियल ओवरलैप का केस। इसको मैं यहां पर लिख देती हूँ, दिस इज माई केस 3। माई केस 3 इज ऑफ पार्शियल ओवरलैप। पार्शियल का मतलब होता है अधूरा। तो ओवरलैप तो हो जाएगा पर कंप्लीट ओवरलैप नहीं होगा। जैसे अगर मेरे QI के अंदर मैंने 2 लिया हुआ है, दिस इज 2, एंड QJ के अंदर मेरे पास 5 के बराबर है और यहां पर मुझे सेगमेंट ट्री दे दिया है जिसके अंदर SI की वैल्यू है 4 के बराबर, दिस इज 4, एंड SJ की वैल्यू है 7 के बराबर। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर इस नोड का मैं एग्जांपल लूँ जो 4 से लेकर 7 तक जाता है, 4 से लेकर 7 तक जाता है, मतलब इन चारों वैल्यूज का इसने सम स्टोर कराया हुआ है, तो ये SI इज इक्वल टू 4 से लेकर SJ इज इक्वल टू 7 तक जाएगा। पर मुझे क्वेरी में कुछ और दिया हुआ है। मुझे क्वेरी में बोला है आप QI इज इक्वल टू 2 से लेकर QJ इज इक्वल टू 5 इन सब का निकालो और इन सब का ये वाली जो वैल्यूज हैं ये ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर्ड है। तो मैं क्या करूंगी, जब भी मेरे पास पार्शियल ओवरलैप वाला केस आता है, ओवरलैप कौन कौन सा हिस्सा हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये ओवरलैप हो गया, ये भी बच गया और इधर से ये भी बच गया। तो पार्शियल ओवरलैप वाले केस में मैं क्या करूंगी, अपनी प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। यानी अब मैं इसका लेफ्ट सब ट्री देखूंगी और राइट सब ट्री देखूंगी कि ओवरलैप हो कहां पर रहा है। जैसे एक पार्शियल ओवरलैप का केस तो ये हो सकता है, दूसरा पार्शियल ओवरलैप का केस ये भी हो सकता है जिसमें ये मेरा QI है, ये मेरा QJ है। QI 2 से लेकर 5 तक जा रहा है और QJ की वैल्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये SI है, ये SJ है। ये वैल्यू 0 के बराबर है, ये वैल्यू 3 के बराबर है। तो ये लेफ्ट साइड से भी पार्शियल ओवरलैप हो सकता है कि इतनी वैल्यू ओवरलैप हो गई, इतनी वैल्यू नहीं हुई। तो इस केस में तो मेरा राइट सब ट्री ओवरलैप हो जाएगा, इस केस में मेरा लेफ्ट सब ट्री ओवरलैप हो जाएगा। कौन सा लेफ्ट सब ट्री? मतलब इतना अगर कोई नोड है, मान लेते हैं ये वाला नोड दिया हुआ है, तो इसका कौन सा हिस्सा ओवरलैप होगा? इसका ये वाला हिस्सा ओवरलैप होगा। 4 से लेकर 5 वाला हिस्सा ओवरलैप होगा, राइट सब ट्री ओवरलैप नहीं होगा।
तो इस वाले केस में ये लेफ्ट सब ट्री ओवरलैप हो जाएगा, राइट सब ट्री ओवरलैप नहीं होगा। इस वाले केस में लेफ्ट सब ट्री ओवरलैप नहीं होगा, राइट वाला सब ट्री ओवरलैप हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, जब भी पार्शियल ओवरलैप होगा मुझे 2 कॉल्स लगानी है, एक मेरे लेफ्ट सब ट्री के लिए, एक मेरे राइट सब ट्री के लिए, और मुझे कोशिश करनी है कि इस केस में तो मैं कुछ नहीं करूंगी, पर केस 1 और केस 2 के अंदर मैं जाने की कोशिश करूंगी। यानी अब अपनी नोड को मैं 2 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, ताकि या तो मेरे पास नॉन ओवरलैपिंग वाला केस आ जाए जो कि इसके राइट सब ट्री में आएगा, या मेरे पास कंप्लीट ओवरलैपिंग वाला केस आ जाए जो इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से कि मैं अपने केस 1 या केस 2 तक पहुंच जाऊं। केस 3 के अंदर मुझे कोई फाइनल आंसर पता नहीं होता, पर केस 1 में पता होता है कि नॉट इंक्लूड करना है मतलब फाइनल आंसर 0 होगा, और केस 2 में पता है कि टोटल इंक्लूड करना है तो फाइनल आंसर ट्री ऑफ आई होगा। पार्शियल ओवरलैप में पता नहीं होता, इसीलिए मैं छोटे हिस्सों में अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करती हूँ। तो जब भी मेरे पास पार्शियल ओवरलैप होगा मैं क्या करूंगी, मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो मिड कैलकुलेट करूंगी। मिड हो जाएगा माई सेगमेंट ट्री आई प्लस माई सेगमेंट ट्री जे डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। अभी अगर मैं एस आई से लेकर एस जे पर हूं, मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, ये मेरा एस आई है 4 के इक्वल, ये मेरा एस जे है 7 के इक्वल। मुझे इसको मिडिल से डिवाइड करना है। मिडिल से डिवाइड करने का मतलब है अब मैं इसके लिए अलग कॉल लगाऊंगी, इसके लिए अलग कॉल लगाऊंगी, और मैं यहां पर थी, दिस इज माई एस आई एंड एस जे। तो मिड निकाल लिया, तो उसके बाद लेफ्ट एंड राइट मिल गया। लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा मेरे पास जो मेरे एस आई से लेकर मिड तक जाता है, और राइट क्या हो जाएगा, राइट वो हो जाएगा जिसमें मैं अपने मिड प्लस 1 से लेकर जे तक जाती हूँ। अब इसके लिए आंसर निकाल लेंगे, इसके लिए आंसर निकाल लेंगे कि ओवरलैप हुआ, पार्शियल ओवरलैप हुआ, क्या आंसर आया। जो भी आंसर आया उसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट से जो भी आंसर आए प्लस राइट से जो भी आंसर आए वो मेरा टोटल आंसर हो जाएगा कि अभी पार्शियल ओवरलैप में कितना टोटल सम सब एरे का मुझे इंक्लूड करना है। तो मेरे पास 3 केसेस हैं जिनकी हेल्प से मैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने वाली हूँ। एक बार इसके लिए हल्का सा और हम सूडो कोड लिखकर देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लूंगी, इसको नाम दे देते हैं गेट सम। गेट सम के अंदर एक तो मेरे पास आई वैल्यू आएगी। आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा मेरे सेगमेंट ट्री का इंडेक्स। उसके अलावा मेरे पास एस आई एंड एस जे आएगा। एस आई एंड एस जे कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके से मेरा सेगमेंट ट्री बना हुआ है तो ये सेगमेंट ट्री एक एरे की फॉर्म में भी विजुअलाइज्ड होगा। ये मेरा 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है। इसी तरीके से 0, 1, 2, 3 एंड 4 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पर 0 का मतलब है कि ये किसी रेंज एस आई से लेकर एस जे की रेंज का आंसर स्टोर कर रहा है 0th इंडेक्स। तो यहां पर आई की वैल्यू है ये वाला इंडेक्स, यानी मेरे एरे का इंडेक्स, और एस आई एंड एस जे जिस भी रेंज का वो सम स्टोर करता है उस रेंज की वैल्यू है। उसके अलावा मेरे पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक मेरी क्वेरी आई, एक मेरी क्वेरी जे। ये मेरे सेगमेंट ट्री के नोड की रेंज है, ये मेरी क्वेरी की रेंज है। ये 5 वैल्यूज मेरे पास आने वाली हैं। सबसे पहले तो अपना केस 1 देख लेते हैं। केस 1 होगा बिल्कुल कंप्लीटली नॉन ओवरलैपिंग वाला केस। नॉन ओवरलैपिंग वाला केस कहता है अगर क्यूजे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एस आई हो गई है, या फिर क्यू आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस जे हो गई है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में रिटर्न कर दो 0 को। मतलब यहां से मैंने जो सम कैलकुलेट किया वो वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि कुछ ओवरलैप ही नहीं कर रहा तो कुछ सम ही नहीं कैलकुलेट हुआ। दूसरा केस हो जाएगा कंप्लीट ओवरलैप का। इसको मैं एल्सिफ लिख दूंगी। कंप्लीट ओवरलैप कहता है कि अगर एस आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू आई हो गई एंड एस जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्यू जे हो गई। इस केस में कंप्लीट ओवरलैप है, तो मतलब यहां से रिटर्न कर दो अपने ट्री ऑफ आई को। ये आई था मेरे ट्री का इंडेक्स, सेगमेंट ट्री का इंडेक्स, तो इसी वैल्यू को कंप्लीट ओवरलैप में मैंने इस पूरी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। और तीसरा केस है मेरा एल्स वाला केस, यानी ये केस 3। केस 3 कह ले पहले मिडिल निकाल लो। मिडिल हो जाएगा एस आई प्लस एस जे डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। अब एक कॉल हम लगा देंगे, यहां से क्या रिटर्न होगा, दोनों कॉल्स का सम रिटर्न होगा। एक कॉल जाएगी जिसमें एस आई से लेकर मिड तक वैल्यू जाएगी, एक कॉल जाएगी जिसमें मिड प्लस 1 से लेकर एस जे तक वैल्यू जाएगी। आई क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री के लिए आई हो जाएगा 2 इंटू आई प्लस 1 के इक्वल, एंड क्यू आई एंड क्यू जे सेम रहेंगे। ये एक कॉल गई। दूसरी कॉल गई जिसमें राइट सब ट्री के लिए आई क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई प्लस 2 के इक्वल, मिड प्लस 1 स्टार्ट हो गया, एस जे एंडिंग हो गया, एंड क्यू आई एंड क्यू जे हमेशा सेम रहेंगे। इन दोनों को मुझे ऐड करके इन दोनों का सम जो है वो रिटर्न करना है अपने सूडो कोड के अंदर से। तो यहाँ पर गेट सम को ही कॉल लग गई, यहाँ पर भी मेरे
गेट सम को कॉल लग गई। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड बनेगा। इस कोड में हम एक तरीके से कह सकते हैं जो मेरा केस 1 नॉन ओवरलैपिंग वाला होगा और केस 2 कंप्लीट ओवरलैपिंग वाला होगा, ये दोनों मेरे बेस केसेस हैं और ये मेरी नॉर्मल कंडीशन है केस 3 जिसमें पार्शियल ओवरलैप हो रहा है। आई होप पार्शियल ओवरलैप और कंप्लीट ओवरलैप में हमें डिफरेंस समझ में आया होगा। और अब इस सूडो कोड को हम कंप्लीट कोड के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं और उसके बाद ड्राई रन करके देखेंगे अपनी इस क्वेरी के लिए। मेन फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने अपनी सेगमेंट ट्री को बिल्ड कर लिया है। एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, इसको नाम देंगे इंट गेट सम। गेट सम के अंदर अगर मैं यूजर पर्सपेक्टिव से सोचूं तो यूजर पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। मैं गेट सम को कॉल करना चाहती हूँ फॉर माई एरे एंड सम रेंज QI मान लेते हैं 2 से लेकर 5 तक का मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो मेन फंक्शन से तो सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मुझे बताई जाएगी कि आपके पास एक एरे है, आप 2 से लेकर 5 तक का मुझे सम कैलकुलेट करके दे दो। तो गेट सम के अंदर भी मेरे पास मेरा एरे होना चाहिए, मेरा एक QI आएगा एंड मेरा एक QJ आएगा। मेरा जो मेन काम होगा वो गेट सम नहीं करेगा, वो हम एक हेल्पर फंक्शन, एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे गेट सम यूटिल के नाम से, जो मेरे सारे काम को करके मुझे देगा। तो ये मेरा गेट सम फंक्शन हो गया। अब एक गेट सम यूटिल फंक्शन भी हम बना लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर सा सिग्नेचर होगा इसका। इसको नाम देते हैं गेट सम यूटिल। मेरा जो गेट सम वाला काम था वो सारे गेट सम यूटिल ही करके देगा। नॉर्मली मैंने गेट सम के अंदर सारी चीजें नहीं लिखी क्योंकि हमारे मेन फंक्शन से तो मुझे बेसिक चीजें ही देंगी। मुझे जो सेगमेंट ट्री का इंडेक्स निकालना है, सेगमेंट ट्री की SI और SJ निकालने हैं, वो तो मुझे खुद से इंटरनली कोड के अंदर लिखना है, वो मुझे यूजर नहीं बता रहा होगा। तो अब मैं यूटिलिटी फंक्शन में सारा कोड लिखूंगी। यूटिलिटी फंक्शन के अंदर एरे नहीं आ रहा होगा, यूटिलिटी फंक्शन के अंदर हम एरे नहीं पास करेंगे। इसके अंदर हम सेगमेंट ट्री का इंडेक्स, ये इंडेक्स I क्या है, सेगमेंट ट्री का इंडेक्स, इसको पास करेंगे। अपना SI एंड SJ पास करेंगे, साथ के साथ क्वेरी इंडेक्स I एंड क्वेरी इंडेक्स J को पास करेंगे। तो ये 5 पैरामीटर्स मैंने ले लिए। अब केस 1 लिखते हैं। केस 1 कहता है कि अगर मेरे क्वेरी इंडेक्स J की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाती है सेगमेंट ट्री ऑफ I से, या फिर मेरी क्वेरी इंडेक्स I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है मेरे SJ से, इसका मतलब है ये है मेरा नॉन ओवरलैपिंग वाला केस। नॉन ओवरलैपिंग वाले केस में मेरा QI QJ कंप्लीटली बाहर है SI SJ से, उस केस में मुझे अपने सम को रिटर्न करना है एज 0। दूसरे वाला केस हो जाएगा, दूसरे वाला केस वो होगा जिसमें मेरे SI की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माई QI होगी एंड मेरे SJ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माई QJ होगी। ये केस हो जाएगा मेरा कंप्लीट ओवरलैप का। कंप्लीट ओवरलैप वाले केस में मुझे टोटल वैल्यू को ही इंक्लूड करना है, मतलब रिटर्न कर दो अपना ट्री ऑफ I को। जिस भी इंडेक्स पर हम है सेगमेंट ट्री, जिस भी इंडेक्स पर हम है सेगमेंट ट्री के, उसी की टोटल वैल्यू को, पूरी वैल्यू को मुझे रिटर्न करना है। और तीसरा केस होता है मेरा पार्शियल ओवरलैप का। पार्शियल ओवरलैप वाला केस कहता है कि पहले तो मिड निकाल लो, मिड हो जाएगा मेरा SI प्लस SJ डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। उसके बाद फर्स्ट कॉल लगा दो गेट सम यूटिल को, जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू को। तो इंट लेफ्ट से क्या आंसर आएगा उसको स्टोर करवा लो एंड राइट से क्या आंसर आएगा उसको स्टोर करवा लो। यहाँ पर राइट का आंसर स्टोर करवा लेंगे। लेफ्ट की जब कॉल लगाएंगे तो उसमें I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा 2 इंटू I प्लस 1 के इक्वल। SI क्या हो जाएगा, SI तो SI ही रहेगा, SJ की वैल्यू मिड के बराबर हो जाएगी, मतलब सेगमेंट्री इंडेक्स I से लेकर मिड तक हम जाएंगे और QI QJ हमेशा सेम रहते हैं। उसके बाद राइट की कॉल लगेगी, राइट की कॉल में ये हो जाएगा 2 इंटू I प्लस 2 के इक्वल। मिड प्लस 1 से लेकर SJ तक कॉल लगेगी, QI एंड QJ सेम रहेंगे और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मुझे रिटर्न करना है अपना लेफ्ट प्लस राइट को एज माय आंसर। तो ये हो गया मेरा गेट सम यूटिल फंक्शन। गेट सम क्या करेगा, इस गेट सम यूटिल से अपना आंसर निकालकर उसको मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले तो इंट n निकाल लेते हैं, n हो जाएगा एरे डॉट लेंथ के इक्वल। अब जब मैं गेट सम यूटिल को कॉल लगाऊंगी, गेट सम यूटिल को जब हम कॉल लगाएंगे तो I की वैल्यू शुरुआत में क्या पास होगी, I की वैल्यू शुरुआत में पास होगी एज 0। SI और SJ क्या पास होंगे, जो मेरी रूट होती है सेगमेंट ट्री की, रूट किससे लेकर किस रेंज का सम कैलकुलेट करती है, 0 से लेकर n-1 तक की सम पूरा का पूरा रूट के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ SI की वैल्यू 0 हो जाएगी, SJ की वैल्यू n-1 के इक्वल हो जाएगी। QI एंड QJ हम वही पास करेंगे जो मुझे मेन फंक्शन से आए हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहां से इसी वैल्यू को हम कर देंगे रिटर्न। ये भी एक और एक्स्ट्रा 0 हो जाएगा। तो ये मैंने गेट सम और गेट सम यूटिल लिख लिया है। इसको एक बार मैं समराइज कर लेती हूँ। मेन फंक्शन से तो मेरे पास सिर्फ एरे आएगा,
2 आएगा एंड 5 आएगा, यानी क्यू आई एंड क्यू जे आएंगे। अब मुझे गेट सम में क्या करना है, अपने गेट सम यूटिल के लिए सारे पैरामीटर्स बनाने हैं। गेट सम यूटिल के लिए 5 पैरामीटर्स है। एक तो मेरे ट्री का इंडेक्स जो शुरुआत में 0 के बराबर होगा, उसकी रेंज, शुरुआत में रेंज होती है 0 से लेकर n-1 तक की, क्योंकि रूट क्या करता है, अगर मैं अपने सेगमेंट ट्री के रूट की बात करूं, मेरा सेगमेंट ट्री यहाँ से लेकर इस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये जो रूट है ये 0 से लेकर n-1 तक की सारी रेंज का सम कैलकुलेट करके रखती है। एंड क्यू आई एंड क्यू जे हमेशा सेम रहते हैं। गेट सम यूटिल के अंदर 3 केसेस थे, नॉन ओवरलैपिंग वाला केस जिसमें सम 0 इंक्लूड करना है, कंप्लीट ओवरलैप वाला केस जिसमें जो भी टोटल वैल्यू है मेरे सेगमेंट की, मतलब ith इंडेक्स पर जो भी स्टोर्ड है सेगमेंट ट्री में, पूरा का पूरा इंक्लूड कर लो। और पार्शियल ओवरलैप यानी पता नहीं है कौन सा इंक्लूड करना है, तो लेफ्ट सब ट्री में जाकर देख लो, राइट सब ट्री में जाकर देख लो, जब तक हम इन 2 केसेस को हिट नहीं करते। वहां से आंसर आ जाएगा, उसी आंसर को आप टोटल कैलकुलेट करके रिटर्न कर दो। अब एक बार इसको सेव करते हैं एंड 2 से लेकर 5 तक का सम के लिए कॉल लगाते हैं। इस वैल्यू को मुझे प्रिंट भी करवाना होगा। यहां पर इस कॉल को हम ले आते हैं इधर, इसको कर लेते हैं सेव एंड ये जो मैंने ट्री को प्रिंट करवाया था इसको कर देते हैं कमेंट आउट। आंसर मेरा हो गया 18 के इक्वल, मतलब अगर मुझे 2 से लेकर 5 तक सम कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू 18 के इक्वल आएगी। एक बार इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। मेरे पास क्यू आई की वैल्यू 2 थी, क्यू जे की वैल्यू मेरे पास 5 के इक्वल थी और आंसर आया है मेरा 18 के इक्वल। तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में इंडेक्स आई की वैल्यू 0 है, एस आई की वैल्यू 0 है, एस जे की वैल्यू n-1 यानी n अगर 8 है तो एस जे की वैल्यू 7 के इक्वल है, क्यू आई की वैल्यू 2 के इक्वल है, क्यू जे की वैल्यू 5 के इक्वल है। यहां पर मैंने देखा कि मैं इस नोड पर खड़ी हूं, ये नोड क्या करती है, एस आई इज इक्वल टू 0 से लेकर 7 तक का सम स्टोर करवाती है, पर मुझे 2 से लेकर 5 तक का सम चाहिए। क्या मैं कह सकती हूँ ये पार्शियल ओवरलैप की सिचुएशन है, यानी अगर ये मेरा 0 से लेकर 7 तक है, दिस इज माई एस आई, दिस इज माई एस जे, तो मुझे किस से किस तक का सम चाहिए, मुझे यहाँ 2 से लेकर 5 तक का सम चाहिए। मतलब मेरा क्यू आई कुछ यहाँ पर आता है, मेरा क्यू जे कुछ यहाँ पर आता है, दिस इज माई क्यू आई, दिस इज माई क्यू जे। ये पार्शियल ओवरलैप हो रहा है, मतलब कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रहा, तो इस केस में मुझे मिड निकालना पड़ेगा और 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं मिड निकालकर 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो पहली कॉल जाएगी आई इज इक्वल टू 1, एस आई इज इक्वल टू 0 से लेकर, या मैं इसको एस आई एस जे नहीं, मुझे पता है ये 0 से लेकर 3 तक की रेंज का आंसर स्टोर करवाएगा, और दूसरी कॉल जाएगी आई इज इक्वल टू 2 जिसके अंदर 4 से लेकर 7 तक का आंसर स्टोर है। मतलब एक कॉल के लिए मैं यहाँ पर आऊंगी, ये 1 वाले इंडेक्स पर है 0 से लेकर 3 तक की रेंज का आंसर, एक में मैं यहाँ आऊंगी, ये 2 वाले इंडेक्स पर है 4 से लेकर 7 तक की रेंज का आंसर। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है एस आई 0 के इक्वल, एस जे 3 के इक्वल, मुझे क्या निकालना है 2 से लेकर 5 तक, तो 2 से लेकर 5 तक कुछ यहाँ होगा, ये भी क्या हुआ, पार्शियल ओवरलैप हो गया। पार्शियल ओवरलैप हो गया तो मतलब क्या करो, मिड से डिवाइड कर दो, ये मिड से डिवाइड हो गया, तो अब आई की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 के इक्वल आ गई, जिसमें मैं 0 से लेकर 1 तक का सम कैलकुलेट करती हूँ। ये आ गया आई इज इक्वल टू 4, जिसमें मैं 2 से लेकर 3 तक का सम कैलकुलेट करती हूँ। अब यहां पर जब हम देखेंगे, यहां पर एस आई की वैल्यू है 0 के बराबर, एस जे की वैल्यू है 1 के बराबर, और क्वेरी क्या है, क्वेरी कहती है कि मैं 2 से शुरू होकर क्यू आई 2 है और क्यू जे 5 के बराबर है, कि मुझे तो इन सब का सम कैलकुलेट करना है। आप यहां से यहां तक का दे रहे हो, ये 3 तो सम है, मुझे इतना दिया हुआ है और मुझे कैलकुलेट किसका करना है, मुझे तो इनका कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये जो इंडेक्स है कंप्लीटली नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग वाले केस में हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं 0 को, तो यहां से 0 रिटर्न हो जाएगा। अब इस वाले केस की बात कर लेते हैं, यहां पर एस आई की वैल्यू मुझे 2 दी हुई है, एस जे की वैल्यू मुझे 3 दी हुई है, और मुझे बोला है क्यू आई 2 से लेकर 5 तक का सम कैलकुलेट करना है। दिस इज क्यू आई 2, दिस इज क्यू जे 5। क्या मैं कह सकती हूँ ये कंप्लीट ओवरलैप है, मतलब इस इतने सम में से कितना इंक्लूड करना है, पूरा इंक्लूड करना है, क्योंकि पूरा ही ओवरलैप करता है। मुझे हमेशा ये देखना होता है सेगमेंट ट्री का कौन से वाला रेंज वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो ये तो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है इस क्वेरी के साथ, तो मतलब इसको पूरा इंक्लूड कर लो। पूरा इंक्लूड करने का मतलब है कि 2 और 3 को पूरा इंक्लूड करना है इस वैल्यू को। मुझे इन चारों का सम निकालना था, अभी मुझे किसका दिया हुआ है, यहाँ पर इन दोनों का सम मेरे पास स्टोर्ड है ऑलरेडी,
तो क्या किया, इसको पूरा इंक्लूड कर लो। पूरा इंक्लूड करने का मतलब है यहाँ से मैंने 7 रिटर्न कर दिया। यहाँ से जब मैंने 7 रिटर्न कर दिया तो इस लेवल पर क्या आया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से 7 आया, तो ये लेवल पूरा का पूरा क्या रिटर्न करेगा, ये लेवल भी कंप्लीटली 7 रिटर्न करेगा ऊपर वाले लेवल को। तो यहाँ से लेफ्ट सब ट्री से 7 सम आया। मेरा ये टोटल एरे था, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। लेफ्ट सब ट्री कहता है 2 से लेकर अगर 5 तक मुझे जाना है, इन 4 में अगर जाना है तो इतना सम लेफ्ट सब ट्री ने मुझे 7 के इक्वल दे दिया। मतलब यहाँ से इस सब ट्री का सम यहाँ 7 आया, यहाँ पर भी 7 आया, तो पता चल गया लेफ्ट से सिर्फ 7 वाला सम मुझे इंक्लूड करना है। अब राइट की बात कर लेते हैं। राइट में i इज इक्वल टू 2 पर हूं मैं, 4 से लेकर 7 तक का कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हुआ, ये भी पार्शियल ओवरलैप की सिचुएशन आ गई कि SI तो 4 है, SJ आपके पास 7 है, और QI में ये 2 से लेकर 5 तक कैलकुलेट करना है। ये मेरा QI है, ये मेरा QJ है। क्या ये पूरा इंक्लूड होगा, नहीं, पार्शियल इंक्लूड होगा, सिर्फ इतना इंक्लूड होगा। तो उसके लिए मिड निकाल लो और लेफ्ट एंड राइट को कॉल लगा लो। इस केस में मिड क्या हो जाएगा, इस केस में मिड हो जाएगा दिस वैल्यू 6। तो यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू आई प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा 5 के इक्वल। यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी 6 के इक्वल, 2 इंटू आई प्लस 2। ये रेंज है 4 से लेकर 5 तक की, ये रेंज है 6 से लेकर 7 तक की। इस रेंज की बात करते हैं 4 से लेकर 5 तक की। ये रेंज है 4 to 5, मतलब SI है 4 एंड SJ है 5 के इक्वल। और QI QJ क्या है, QI है 2 के इक्वल, QJ है ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा, और QJ है 5 के इक्वल। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये 2 और 5 इस 4 और 5 के साथ टोटल ओवरलैप कर रहा है, मतलब इतना वाला पार्ट टोटल ओवरलैप कर रहा है मेरी क्वेरी के साथ। तो मतलब पूरे के पूरे को मुझे इंक्लूड करना है। इसका मतलब ये है कि 5 और 6 आपको पूरा इंक्लूड करना है, क्योंकि मुझे सम तो 3 से 6 तक का निकालना था। अब 5 और 6 का सम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको पूरा इंक्लूड कर लो। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगी अपना सम, यानी 11 के बराबर। मैं इस नोड की बात कर रही हूँ जब मैं 4 से लेकर 5 तक वाले सेगमेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से टोटल 11 रिटर्न हो जाएगा, दिस विल बी 11। अब इस वाली केस की बात करते हैं। ये वाला केस हो जाएगा मेरा नॉन ओवरलैपिंग का केस। मतलब यहाँ पर SI की वैल्यू है 6 के इक्वल, SJ की वैल्यू है 7 के इक्वल, QI की वैल्यू है 2 के इक्वल, QJ की वैल्यू है 5 के इक्वल। तो ये तो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है इसके साथ, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से 0 को। अब ये भी क्या करेगा, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर यहाँ पर 11 आ जाएगा, ये भी ऊपर वाले लेवल को 11 रिटर्न करेगा। अब इस ऊपर वाले लेवल पर, रूट लेवल पर, लेफ्ट से 7 आया, राइट से 11 आया, तो टोटल क्या हो गया, तो टोटल हो गया 7 + 11 विच इज इक्वल टू 18। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 18 के इक्वल। इसको हम टैली भी कर सकते हैं। कैसे टैली करें, ये मेरा QI इज इक्वल टू 2 है, ये मेरा QJ इज इक्वल टू 5 है। इन 4 का मुझे सम निकालना है। 3 + 4 होता है 7 के इक्वल, 7 + 5 12 हो गया, 12 + 6 18 हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर भी 18 के इक्वल आना चाहिए। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आया, ये आया बिग ऑफ log n में। क्यों, क्योंकि सेगमेंट ट्री क्या होता है, सेगमेंट ट्री एक बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी ट्री के अंदर इस तरीके से हम रिकर्सिव लेवल पर कॉल लगाएंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के बराबर आएगी। तो हर एक क्वेरी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के बराबर होती है। और अगर आपके पास n क्वेरीज हैं तो टोटल टाइम n log n के इक्वल हो जाएगा, अगर आप n टाइम सम कैलकुलेट करते हैं तो, विच इज अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से सेगमेंट ट्री के अंदर मैंने कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन को, यानी पहले से ही सबेरे सम को स्टोर कराया हुआ है, जिसकी मदद से मैं बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाती हूँ कि किसी भी रैंडम रेंज के लिए मेरा आंसर क्या होने वाला है।